हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल हमने आप लोग के लिए एक बैच अनाउंस किया था जिससे रिलेटेड आप लोग की कुछ क्वेरीज थी कि मैम जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे और उनका एक डेमो वीडियो। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ कि जो क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम पे होंगे, बाय पोल आपको मिलेंगे डेली 25 क्वेश्चंस, जिसमें से एक तो आपका जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दूसरे अगर आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हो, उनको विथ एनालिसिस सॉल्व कर रहे हो, तो आपका ऑल ओवर जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा कवर अप हो जाए। ठीक है, और साथ में आप जब सेकेंड टाइम में उसको रिवाइज करो तो आपका रिवीजन भी हो जाए। तो ये तीनों चीज़ों को, यानी कि प्रैक्टिस, रिवीजन एंड एनालिसिस, इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चंस को बनाया है। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी फ़िलहाल आपके लिए आज ये डेमो वीडियो है जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है उनका लेवल क्या होने वाला है। तो अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में एक इसका करेक्ट आंसर है, बाकी के आपको एनालिसिस कैसे करना है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, आपको ढूंढना है कि बाकी के वो 3 ऑप्शन किससे संबंधित है। तो अभी पहला जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्सा की अवधारणा किससे संबंधित है, कौन से थिंकर हैं। ऑप्शन है हैबरमास, डेरिडा, बोर्डियो एंड अल्थीजर। एंड जो इसका राइट आंसर है वो है डेरिडा। ठीक है, डेरिडा ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब आपको देखिए, एक तो न्यू कॉन्सेप्ट मिला, दूसरे आपको सर्च करना है। एनालिसिस का मतलब यही होता है कि जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो किससे संबंधित है। तो आपको सर्च करना है कि इन लोग ने और इसी से संबंधित कौन सी बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ स्वाभाविक बन गई अनक्वेश्चन्ड विचारधाराएं या सत्य जो कि अचेतन रूप से अनुपालन में लाई जाती हैं, उन्हें बोर्दियो ने क्या कहा है। मतलब कुछ ऐसे ट्रूथ, कुछ ऐसी विचारधाराएं जिन पे व्यक्ति क्वेश्चन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा पॉपुलर ओपिनियन हो जाती हैं, कुछ ऐसे पॉपुलर ओपिनियन जिन पे व्यक्ति क्वेश्चन करना नहीं चाहता, तो उसको बोर्दियो ने किस नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन है एपिस्टमे, अनुशासित सर्वग्रहीवाद, डॉक्सा एंड डिस्कोर्स एथिक्स। जो राइट आंसर है वो है डॉक्सा। बोर्दियो ने इसको डॉक्सा कहा है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया राइट आंसर। अब आपको 3 और ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि एपिस्टमे, अनुशासित सर्वग्रहीवाद और डिस्कोर्स एथिक्स। आप तुरंत इन तीनों को नोट करो और फिर गूगल करो, और उसके बाद जो भी इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको लिखते चलो। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, प्लस आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका कोर्स भी कवर हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हमारे डिजाइन किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है डॉक्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी तार्किकता से कौन से सिद्धांतकार संबंधित है। टेक्निकल रैशनैलिटी की बात कौन से सिद्धांतकार करते हैं। ऑप्शन है वेबलेन, हार्वर्ड रेनेगोल्ड, हर्बर्ट मार्क्यूज एंड बोर्दियो। अब देखिए, ये जो भी थिंकर दिए हैं ये सभी ने किसी न किसी तरीके से तकनीकी के बारे में कुछ न कुछ बोला है, इसीलिए इनको ऑप्शन में यहाँ पे रखा गया है। अब आपको सर्च करना है इसमें से एक तो राइट आंसर, और दूसरे बाकी के जो रॉन्ग आंसर है उन्होंने टेक्निकल चीज़ों के बारे में क्या बोला है, क्या कथन है उनके, क्यों आखिर वो यहाँ पे ऑप्शन में आए। जो राइट आंसर है इसका वो है हर्बर्ट मार्क्यूज। तकनीकी तार्किकता यानी कि टेक्निकल रैशनैलिटी के बारे में ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था वहाँ से संबंधित है ये, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी उसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डिस्कोर्स ऑन मेथड। देखिए, इस बार बुक्स काफ़ी सारी पूछी जा रही हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि डिस्कोर्स ऑन मेथड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है बोर्दियो, हैबरमास, फूको एंड रेने डेस्कार्ट। एंड जो राइट आंसर है वो है रेने डेस्कार्ट। ये रेने डेस्कार्ट की बुक है डिस्कोर्स ऑन मेथड। अगला क्वेश्चन है डिस्कोर्स एथिक्स से कौन संबंधित है। डिस्कोर्स एथिक्स से कौन संबंधित है। ऑप्शन है बोर्दियो, फूको, हैबरमास, गिडिंग्स। एंड जो इसका राइट आंसर है वो है हैबरमास। हैबरमास ने डिस्कोर्स एथिक्स की बात करी है। अब देखिए, आपको ये न्यू कॉन्सेप्ट मिला, अब इसको आपको गूगल पे सर्च करना है, इसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। तो इस तरीके से एक तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरे आपको न्यू न्यू कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं, और साथ में आपका सिलेबस भी कवर होता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवर्ट बिहेवियर का क्या अर्थ होता है। ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट एंड कोवर्ट 2 कॉन्सेप्ट होते हैं।
इसमें से ओवर्ट का पूछा है क्वेश्चन में, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है एक छुपा हुआ व्यवहार, एक ऐसा व्यवहार जिसका अवलोकन संभव है, एक ऐसा व्यवहार जिसका अवलोकन संभव नहीं है, या फिर आंतरिक व्यवहार। एंड जो राइट आंसर है वो है एक ऐसा व्यवहार जिसका अवलोकन संभव है। देखो, ओवर्ट बिहेवियर का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसका अवलोकन संभव है, और कोवर्ट बिहेवियर का मतलब होता है एक हिडन बिहेवियर जिसको कि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है आंतरिक बिहेवियर के तरीके से। अगला क्वेश्चन है, प्रभाव प्रबंधन के आधार पर कर्ता अपनी क्रियाओं को दर्शकों के सामने अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। ये विचार है, ये विचार किसका है कि प्रभाव प्रबंधन के द्वारा जो कर्ता होते हैं वो अपनी क्रियाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं दर्शकों के सामने। क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में आ रहा है कहीं ना कहीं ये ड्रामेटर्जी से संबंधित है, और ड्रामेटर्जी और प्रभाव प्रबंधन की बात कौन करता है? ऑप्शन देखिए, डेरिडा, फुको, गॉफमैन, जीएच मीड। कौन करता है? गॉफमैन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गॉफमैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण संबंधित है। भद्रलोकीकरण एक कॉन्सेप्ट है, ये किससे संबंधित है? नगरीय विकास में क्या चीज होती है जब बोला जाता है भद्रलोकीकरण? ऑप्शन है विदेश से प्रवासियों का आकर रुकना, या फिर फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान, जहां पर सीमांतीय समूह लगते हैं, या फिर जहां पर वयोवृद्ध लोग रहते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा जो कि भद्रलोकीकरण से संबंधित है? जो राइट आंसर है वो है डी, यानी जहां पर वयोवृद्ध लोग रहने लगते हैं उस क्षेत्र को, वहां जो वो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है भद्रलोकीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांतकार इन्वायरमेंटली ओरिएंटेड सोशियोलॉजी का निर्माण करना चाहते थे? कौन से ऐसे सिद्धांतकार थे जो कि इन्वायरमेंटली यानी पर्यावरणीय उन्मुखीकरण समाजशास्त्र का निर्माण करना चाहते थे? ऑप्शन है आपके बीएस गुहा, रामचंद्र गुहा, डीपी मुखर्जी, या फिर आंद्रे बेते। कौन संबंधित थे? तो इससे संबंधित थे रामचंद्र गुहा। ठीक है, अब साथ में आपको एनालिसिस भी करना है कि बाकी के जो सिद्धांतकार है ये किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्तता किसने माना जो कि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है? इसमें से कौन है जिन्होंने सिविल सोसाइटी को कहा कि यह पब्लिक इंस्टीट्यूशन की स्वायत्तता है और ये प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, आंद्रे बेते, एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास। एंड जो राइट आंसर है ये है आंद्रे बेते। आंद्रे बेते ने माना था कि सिविल सोसाइटी एक तरीके की पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्तता है, उनको स्वायत्तता मिली होती है और जो कि प्रजातंत्र के लिए बहुत अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने पूर्व मध्योत्तर देशों के अध्ययन में मास मीडिया और कम्युनिकेशन को आधुनिकीकरण का आधार माना? किसने अपने पूर्व मध्योत्तर देशों के अध्ययन में मास मीडिया और कम्युनिकेशन को आधुनिकीकरण का आधार माना? मतलब मास मीडिया को और कम्युनिकेशन को ही माना कि इसी के बेस पे आधुनिकीकरण हो रहा है। ऑप्शन है डेनियल थार्नर, डेनियल लार्नर, एमएन श्रीनिवास, या फिर एससी दुबे। एंड जो राइट आंसर है वो है डेनियल लार्नर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने पवित्र और अपवित्र के आधार पर सिंबॉलिक बाउंड्रीज का वर्णन किया? कौन से सिद्धांतकार थे जिन्होंने पवित्र और अपवित्र के आधार पर सिंबॉलिक बाउंड्रीज का वर्णन किया? ऑप्शन है ब्लूमर, मीड, दुर्खीम और वेबर। इसमें से कौन से हैं जिन्होंने अपवित्र और पवित्र के आधार पर सिंबॉलिक बाउंड्रीज का वर्णन किया? जो राइट आंसर है वो है दुर्खीम। दुर्खीम ने टोटम एंड टैबूज के बेस पे बताया था सिंबॉलिक बाउंड्रीज जो कि समाज में होती हैं, यानी प्रतीकात्मक सीमाएं बना दी जाती हैं समाज के लोगों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सामाजिक विचारों का एक अनुभाग है जिसका मुख्य कार्य है सामाजिक क्रियाओं में नैतिकता बनाए रखना। ये किसका कथन है? ऑप्शन है वेबर, हीगल, मार्क्स एंड दुर्खीम। तो राज्य को सामाजिक विचारों का एक अनुभाग, इसका मुख्य कार्य सामाजिक क्रियाओं में नैतिकता बनाए रखना। मुख्य कार्य सामाजिक कार्यों में नैतिकता बनाए रखना। नैतिकता की बात कौन करता है? दुर्खीम। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, ये करंट सोशियोलॉजी से है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वदेशी लॉकडाउन पद्धति का प्रयोग किस राज्य की जनजातियों द्वारा किया गया?
ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। एंड जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जनजातियों द्वारा स्वदेशी लॉकडाउन पद्धति को अपनाया गया था कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है विशेष विवाह अधिनियम जिसके द्वारा अंतरजातीय विवाह को वैधता दी गई है, ये कब आया था? ऑप्शन है 1950, 1954, 1955 और 1956। एंड जो राइट आंसर है वो है 1954। इसमें अंतरजातीय विवाह को वैधता दी गई थी। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 8 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रिश्वत को भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था, ये किसने माना? रिश्वत भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था है, ये विचार किसका है? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, स्मॉल, पॉल ब्रोका या फिर ब्रुक्स। एंड जो राइट आंसर है वो है ब्रुक्स। अगला क्वेश्चन है बाह्य संघर्ष सामूहिक एकीकरण लाता है, ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है मार्क्स, सिमेल, कोजर एंड डेरेंडॉर्फ। एंड जो राइट आंसर है वो है कोजर। अगला क्वेश्चन है लेविस्ट्रॉस के अनुसार विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा, एक समाज की संरचनाओं एवं प्रकारों द्वारा, एक समाज की आर्थिक व्यवस्था द्वारा, एक समाज के मानक और मूल्यों द्वारा। किसके द्वारा विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं? लेविस्ट्रॉस ने इसमें से किसको बताया है विनिमय के प्रतिमानों को विनियमित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? एंड जो राइट आंसर है वो है समाज के मानक और मूल्यों द्वारा। जो समाज के मानक और मूल्य होते हैं उनके द्वारा विनिमय के प्रतिमान विनियमित होते हैं। अगला क्वेश्चन है जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, किंग्सले डेविस, विलियम वाइजर या फिर मैकिम मैरियट। एंड जो राइट आंसर है इसका विलियम वाइजर। इन्होंने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है संघर्ष को संस्तरण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है ना कि उसको देने वाला, ये कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है डेविस एंड मूर, पार्सन, सोरोकिन एंड वेबर। किसने माना है कि जो संघर्ष है इससे सामाजिक स्तरीकरण में आसानी आती है, कठिनता नहीं आती? तो राइट आंसर है वेबर। ठीक है, अब स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक पूछते तो डेविस एंड मूर होता, लेकिन यहाँ पे संघर्ष को स्तरीकरण के लिए प्रकार्यात्मक पूछ रहे हैं तो वेबर है। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 नवंबर, 12 दिसंबर, 15 जनवरी, 18 फरवरी। एंड जो ये डे है ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस शहर में है? कौन से सिटी में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन है रोशनी योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, नई रोशनी योजना। एंड जो राइट आंसर है वो है पीएम स्वनिधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर रिसर्च के क्वेश्चन है यदि हम किसी छोटे शहर का अध्ययन करके उसके नतीजों को संपूर्ण प्रदेश पर लागू करते हैं तो उसको कौन सी रिसर्च कहेंगे? इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर हिस्टोरिकल। तो इसको हम क्या कहेंगे? यदि हमने किसी पर्टिकुलर एरिया का किया और फिर उसको संपूर्ण पे लागू किया तो ये क्या हो गया? विशिष्ट से हम सामान्य की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? इंडक्टिव। एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन किस अध्ययन विधि से संबंधित है? फ्रांसिस बेकन किस अध्ययन विधि से संबंधित है? ऑप्शन है तर्कवाद, बुद्धिवाद, अनुभववाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा है जिससे फ्रांसिस बेकन संबंधित है? किस विचारधारा से, किस अध्ययन विधि से संबंधित है? एंड जो राइट आंसर है वो है अनुभववाद। ठीक है, अनुभववाद से फ्रांसिस बेकन संबंधित है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरे आपको जो न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को आप ले लीजिए तो दो आपको इसमें से नए कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं।
तो इनके बारे में आपको सर्च करना है, इनके बारे में लिखना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे हो, प्लस आप अपने आप को एनालिसिस भी कर पा रहे हो कि हमने कितना पढ़ा और हमें कितना आ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये जो हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ है ये हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस मैंने कल बता दिया था। अगर आप लोग बोलेंगे आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक कंप्लीट वीडियो इस पर एक सेपरेटली बना दूंगी। तो आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।